जगदीश छोकर जी जो एडीआर के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनका 12 सितंबर को देहांत हो गया। उनका जाना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। और साथ में 12 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुई पूरी दुनिया में, वो ये है कि जैर बोल्सोनारो जो कि एक्स प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के, उनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल के लिए कन्विक्ट कर दिया है एक इलेक्शन रिलेटेड केस में। अब इन दोनों राष्ट्रीय पर्सनैलिटीज़ की हम क्यों बात कर रहे हैं और दोनों का क्या रिलेशन है, हम इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इनका इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन डेमोक्रेसी के फ्यूचर से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले 2017 में हार्वर्ड के दो प्रोफेसरों ने एक बुक लिखी, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी कमज़ोर कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी पार्टी जब चुनाव हार जाती थी तो वो पीसफुली दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देती थी पावर, जो कि अमेरिका और इंडिया में जैसी कंट्रियों में ट्रेडिशन रहा था। लेकिन 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमने ये देखा कि वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप के हारने के बाद भी उन्होंने पीसफुली ग्रेसफुली ऑफिस छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पर और दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर्स एक दूसरे से लड़े भी और जिसके बाद काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, जिसके बाद क्वेश्चन उठने लग गया वहाँ की इंस्टीट्यूशंस पे, स्पेशली वहाँ के इलेक्शन कमीशन पे जो चुनाव करवाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं उन दो ऑथर्स के अकॉर्डिंग। एक तो ये है कि वो जो म्यूचुअल टॉलरेंस थी पार्टीज़ के बीच में वो ख़त्म होती जा रही है। दूसरा, पहले अपोनेंट्स की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को कोई क्वेश्चन नहीं करता था, दोनों एक दूसरे की अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते थे लेकिन दूसरे की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करते थे। अभी इतना ख़राब सिचुएशन हो गया है पूरी दुनिया में और डेमोक्रेसीज़ में अराउंड द वर्ल्ड की दूसरी पार्टीज़ को कैसे डिस्क्रेडिट किया जा सके और कैसे उनको कमज़ोर किया जा सके, इसके लिए विच हंट से लेकर सारे पॉलिटिकल टूल्स यूज़ कर रही हैं पार्टीज़ अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आज हम कुछ डेमोक्रेसीज़ का केस डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेसी से, लिबरल डेमोक्रेसी से इलिबरल डेमोक्रेसी बन गई हैं। अब लिबरल डेमोक्रेसी और इलिबरल डेमोक्रेसी का डिबेट जो है वो 1997 से चल रहा है, जब फरीद जकारिया जो CNN के एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में ऑथर भी हैं, फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखते हैं, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल लिखा, हाउ इलिबरल डेमोक्रेसीज आर ग्रोइंग। अब इस आर्टिकल में उन्होंने, इस लेख में उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पहले से 20वीं सेंचुरी में 21st सेंचुरी में अब एक बहुत बड़ा सी चेंज आ गया है। पहले डेमोक्रेट्स को हटाने के लिए गन और वायलेंस का यूज़ करते थे उनके अपोनेंट्स और उनको पावर से हटा के कू करके सत्ता में आते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करके उनको कमज़ोर करके डेमोक्रेट अपने आप को पोर्ट्रे करके चुनाव लड़के डेमोक्रेसीज को वीक किया जा रहा है। ये 20th सेंचुरी के लास्ट से स्टार्ट हो गया था और 21st सेंचुरी में ये पीक पे आ चुका है। इसी को ये एक्सप्लेन किया है इन दो हार्वर्ड के ऑथर्स ने हाउ डेमोक्रेसीज डाई बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम यूएस के केस को डिस्कस करते हैं, कैसे वो इलिबरल डेमोक्रेसी बनती जा रही है। यूएस में क्या हुआ है कि जब से ट्रंप आए हैं तब से पॉलिटिकल डिवाइड दोनों पार्टीज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर इशू पार्टीशन इशू हो गया है, चाहे वो हेल्थ केयर का इशू हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू। अगर डेमोक्रेट्स क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके फेवर में बिल लेके आ रहे हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी उसको अपोज करेगी। वहीं अगर रिपब्लिकन पार्टी अबॉर्शन के अगेंस्ट है तो डेमोक्रेट्स उसको फेवर करेंगे। तो अभी इश्यूज पार्टीशन लाइन के ऊपर डिवाइड हो गए हैं, जो पहले नहीं थे। सारे इश्यूज, कुछ इश्यूज थे जो पार्टीशन लाइन पे डिवाइड थे, जैसे अबॉर्शन और गन कंट्रोल का। अब गन कंट्रोल के फेवर में डेमोक्रेट्स हमेशा रहे हैं यूएस की पॉलिटिक्स में, वेयरएज रिपब्लिकन पार्टीज ऑलवेज सपोर्ट गन राइट्स। तो ये इशू चलता रहा है यूएस की पॉलिटिक्स में। लेकिन साथ में एक दूसरा इशू है अबॉर्शन का। अबॉर्शन का इशू पे भी हमेशा डेमोक्रेट्स अबॉर्शन के फेवर में रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी हमेशा अबॉर्शन का उन्होंने अपोज किया है। लेकिन इन 2-3 मेजर इश्यूज को छोड़कर मोस्टली इश्यूज पे वहाँ पर एक बाई पार्टीशन सपोर्ट रहा है, और स्पेशली फॉरेन पॉलिसी के मामले में जो ट्रंप के आने के बाद खत्म होता दिखा। और 2020 में जब इलेक्शन हुए, ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने चुनाव हारने के बाद ग्रेसफुली ऑफिस छोड़ने से मना कर दिया और इवन क्वेश्चन किया चुनाव की लेजिटिमेसी को, और ये कहा कि हमारे को धोखे से चुनाव हराया गया है, डीप स्टेट हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। तो इन वजह से वहाँ पर जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर अटैक कर दिया, जो वहाँ का पार्लियामेंट है, और वहाँ पर सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उनको मारने पीटने की कोशिश की। लेकिन इस वायलेंस में काफ़ी ट्रंप के सपोर्टर और आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, जिसके बाद ट्रंप को ऑफिस तो छोड़ना पड़ा डिसग्रेसफुली। बट उसके बाद से लेकर अभी तक वहाँ की डेमोक्रेसी में क्वेश्चन ये लूम कर रहा है कि ट्रंप ने जो किया उसके बाद ट्रंप को कोई पनिशमेंट नहीं मिली। 4 साल ट्रंप के अगेंस्ट बहुत सारे केस चले जब वो ऑफिस उन्होंने छोड़ा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, बट उनके अगेंस्ट कोई भी केस सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट नहीं कर पाया वहाँ की लोकल कोर्ट्स।
जिसके बाद 2024 के इलेक्शंस में अगेन ट्रंप फिर से जीत गए और अभी प्रेसिडेंट है यूएस के। और अभी वो जब से ऑफिस में आए हैं तो तब से वो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। FBI हो, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ का मीडिया हो, उनको कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए और कैसे वीकन किया जाए, इसके लिए अपने क्रोनीज़ को वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड बना के बिठा दिया है और एग्जीक्यूटिव पावर का वो अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर कर सके, ताकि अगली बार वो जब चैलेंज करें इन इंस्टीट्यूशंस को तो उनका रजिस्ट ना कर पाए उनको, ट्रंप को। जो ट्रंप का 2020 में प्लान था वो फेल ना हो पाए, अगर वो 2028 में सिमिलर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इलेक्शन हारने के बाद। दूसरा सिनेरियो है ब्राज़ील का। अब ब्राज़ील में 2017-18 के इलेक्शंस में जैर बोल्सोनारो, जो पहले मिलिट्री में थे और बाद में रिटायर होके एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में एक सेनेटर थे, उन्होंने 2018 का चुनाव जीत लिया अगेंस्ट दी सिटिंग वर्कर्स पार्टी। तो उसके बाद वो जब से पावर में आए हैं तब से वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आई एम द ट्रंप ऑफ लैटिन अमेरिका और या फिर ब्राज़ील। तो उन्होंने भी ऐसी पॉलिसियाँ कुछ अपनाई जो इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने वाली थी, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि पूरी दुनिया का लंग माना जाता है, उसको काट के, उन वहाँ के ट्रीज़ को काट के वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ को वो लैंड दे दी गई, जिसके बाद क्लाइमेट का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गया पूरी दुनिया में। साथ में कोविड के टाइम पे उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन के अगेंस्ट प्रमोट किया, मास्क पहनने से मना कर दिया, अपने सपोर्टर्स को कहा कि कोविड नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब एक होक्स है जिसको हमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ब्राज़ील में मोर देन 7 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके बाद 2023 के इलेक्शन में जैर बोल्सोनारो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप की तरह ग्रेसफुली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने भी वॉयलेंस का यूज़ किया और अपने सपोर्टर्स का यूज़ किया, मोबिलाइज किया उनको, ताकि वो इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर सकें। लेकिन उनको अल्टीमेटली ऑफिस छोड़ के जाना पड़ा और अभी उसी रिलेटेड केस में उनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया 27 ईयर के लिए और उनको गिल्टी पाया है इस केस के अंदर। लेकिन ट्रंप अभी पूरा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैर बोल्सोनारो को, और उन्होंने ब्राज़ील के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और साथ में वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि जो ये हो रहा है ब्राज़ील में, ये विच हंट है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को टारगेट किया जा रहा है। तीसरा सिनेरियो इजराइल का है। इजराइल में नेतन्याहू पिछले काफ़ी सालों से प्राइम मिनिस्टर हैं, बीच में वो कुछ पीरियड के लिए नहीं थे, बाकी मोस्टली 21st सेंचुरी में वही प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब उनकी फैमिली के ऊपर पिछले कुछ सालों में कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं वहाँ के लोकल कोर्ट्स में, जो करप्शन से रिलेटेड है। अब वहाँ पर जब से नेतन्याहू के ऊपर ये करप्शन केस चल रहे हैं तो नेतन्याहू ने वहाँ पर एक नया पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर कि जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है उसको वहाँ के लोकल कोर्ट्स प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते जब तक वो ऑफिस में है। ये बिल वैसा ही सिमिलर बिल था जैसे कि इंदिरा गांधी जी के टाइम के ऊपर एक बिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई गई थी, जिसमें ये था कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस में रहते हुए प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब इंट्रोड्यूस की थी पार्लियामेंट में जब उनके राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनका इलेक्शन जो था, इलेक्शन के प्रोसेस को इनवैलिड माना था और उनके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ये लॉ लेके आई थी, लेकिन बाद में जब जनता पार्टी आई पावर में 1977 में तो उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया और इस कानून को उन्होंने हटा दिया। तो सेम कोशिश नेतन्याहू जी कर रहे हैं ऑफिस में टिके रहने के लिए कि मेरी फैमिली और मेरे अगेंस्ट जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं वो वहाँ के लोकल कोर्ट्स ना सुन सके और वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्टेल करना चाहते हैं, जिससे वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशंस का उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में अगेंस्ट नेतन्याहू, क्योंकि वो वहाँ की जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट में 3 मेजर ऑर्गन्स होते हैं स्टेट की। वन इज़ जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को स्क्रूटनाइज करती है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो कि गवर्नमेंट को रन करती है और तीसरा है लेजिस्लेटिव ब्रांच जो कि लॉज बनाती है। तो तीनों का अपना अपना एरिया ऑफ वर्क होता है और तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते। इसी को ही डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में। तो ये अब जैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर को इंक्रीज कर रहे हैं नेतन्याहू जैसे लोग, जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में आ गई और वहाँ की इंस्टीट्यूशंस वीक हो रही हैं और वहाँ वो एक लिबरल डेमोक्रेसी से लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही है। जैसे हमने टर्की और हंगरी के केस में देखा है कि वहाँ पर टोटली स्टेट को कैप्चर कर लिया 2 लीडर्स ने। हंगरी के केस में एर्डोगन जब से प्रेसिडेंट बने हैं टर्की में अब तक हटे नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस, वहाँ की मीडिया को, वहाँ के इलेक्शन कमीशन को, वहाँ के कोर्ट्स को पूरा पॉलिटिसाइज कर दिया। कोई भी अपोनेंट अगर उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है तो उसको किसी न किसी फेक केस में इम्प्लीकेट करा के जेल करा देते हैं चुनाव से पहले। चुनाव वहाँ हर 5-6 साल में होते हैं, लेकिन चुनाव अब एक सिर्फ एक वो
फेक टाइप का प्रोसेस रह गया जिसके अंदर कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि लीडर तो वही बनना है जो नेतन्याहू और एर्डोगन जैसे लोग चाहते हैं। वैसे ही चीज़ें हो रही हैं इन कंट्रीज़ के अंदर। हंगरी में भी यही सिचुएशन है, वहाँ विक्टर ओरबन जी ने पूरी डेमोक्रेसी की सारी इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है और वहाँ डेमोक्रेसी अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी अब डिक्लाइन पे है पूरी दुनिया में। और जो पहले डेमोक्रेसीज होती थी कंट्रीज लाइक अमेरिका, इजराइल, वो भी अब डेमोक्रेसी से दूर जाती हुई दिख रही हैं और इलिबरल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही हैं। और ये सारे लीडर्स इंस्टीट्यूशंस का ही यूज़ करके इन डेमोक्रेसीज को वीक कर रहे हैं। अब हम इनके बारे में आज क्यों बात कर रहे हैं और इनका इंडिया में क्या रेलेवेंस है? वो रेलेवेंस ये है कि जगदीप छोकर जी जो एडीआर के फाउंडिंग मेंबर थे, अब उन्होंने एडीआर 1999 में बनाया था अपने अलग कोलीग्स के साथ मिलकर आईआईएम अहमदाबाद के अंदर। अब ईडीआर बनाने का आइडिया बेसिकली ये था कि इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म लेके आना, जो प्रोसेस चल रही है। अब उन्होंने इसके लिए बहुत सारे काम किए, जैसा सबसे बड़ा एग्जांपल है 2002 में एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने एक पिटीशन लगाई थी, इनकी संस्था ने, इनके एनजीओ ने, कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं उनको इलेक्शन के टाइम पे अपने एफिडेविट के अंदर, अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर ये देना होगा कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ कितनी है, उनकी एसेट्स कितनी है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस कितने हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है। 2002 से पहले ये जो भी नॉमिनेशंस होते थे उनमें ये डिटेल्स भरना कंपलसरी नहीं होता था, जिसकी वजह से इलेक्टोरल जो इलेक्टोरेट था किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको ये नहीं पता होता था कि उनका कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है और कितने क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी उन्होंने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करी सुप्रीम कोर्ट में केस करके, और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये कंपलसरी कर दिया है कि आपको अपने नॉमिनेशन के टाइम पे ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अभी कोई भी वोटर है उसको पता रहता है कि जो भी पार्टी के कैंडिडेट है उनका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और साथ में क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जिससे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं किसी भी कैंडिडेट या किसी भी पार्टी के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम में लेके आया जगदीप छोकर जी और उनकी संस्था ईडीआर के द्वारा, वो है नोटा का। 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के नोटा का ऑप्शन सारी ईवीएम मशीन्स में डलवा दिया। अब नोटा का ऑप्शन उनके लिए है जहाँ पर कोई भी कैंडिडेट, जो भी पार्टीज के कैंडिडेट हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनमें से कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है, तो वोटर किसको चूज करे? पहले उसके पास इन कैंडिडेट्स को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं था। अब नोटा के आने के बाद ये ऑप्शन हो गया कि अगर मेरे को ये कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबोव का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो ये नोटा का जो सिस्टम है इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन इलेक्टोरेट में इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट भी एडीआर और जगदीप छोकर जी को ही जाता है। उसके अलावा जो 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हुआ था, अब इलेक्टोरल बॉन्ड 2017-18 में मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, फाइनेंस बिल के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का बेसिक पर्पस ये था कि इंडिया में एक लॉ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका सेक्शन 29 भी ये बोलता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी कोई चंदा लेती है 20,000 से ज़्यादा, कि वो किसी इंडिविजुअल से ले, किसी एनजीओ से ले या किसी कंपनी से ले, तो उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो 20,000 से ज़्यादा चंदा किस आदमी ने या किस कंपनी ने या किस एनजीओ ने उनको दिया है। और फॉरेन कंपनीज से और गवर्नमेंट से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोन नहीं ले सकती है। सेक्शन 29B में क्लियरली मेंशन्ड है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 के अंडर। बाद में क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई 2017 और 18 में, इसका पर्पस ये था कि आप कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जो ये बॉन्ड खरीद रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहा है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं बताना होगा कि ये चंदा उनको कहाँ से मिला है। तो ये कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी जो पहले सिस्टम में थी कि ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टी को कहाँ से फाइनेंस आ रहा है, कहीं मनी लॉन्डर तो नहीं हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस करने के नाम पे, या क्रिमिनल एलिमेंट्स या क्रिमिनल टाइप का जो ब्लैक मनी है वो उसको यूज करके चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं। ये जो सेफ गार्ड्स और गार्ड रेल्स लगा रखे थे पहले सिस्टम के अंदर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने खत्म कर दिए। अब इसके अगेंस्ट एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कुछ और एनजीओज और कुछ और लोगों के साथ मिलकर, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आर्टिकल 19 जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट है। तो उसके बाद से जब ये फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं एसबीआई में जाकर और जिन जिन पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है, वो सारे के सारे एसबीआई को वो सारी डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेंगी। जब वो डिटेल्स बाहर आई तो बहुत सारी कंपनीज उन्होंने चंदा दे रखा था सारी पार्टीज को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को चंदा दिया, अक्रॉस द पार्टी लाइन डीएमके को भी दिया, टीएमसी को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, बट मेजोरिटी ऑफ द चंदा बीजेपी को मिला डोनेशन जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आ रहा था। तो ये सारा जो डोनेशन था वो मोस्टली ऐसी कंपनीज फाइनेंस कर रही थी
जिन कंपनीज का पिछले कुछ सालों में लॉस चल रहा है या जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, या फिर जिन कंपनीज को कोई मेजर प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेना है गवर्नमेंट के अंदर, तो ये चंदा लेके एक तरह से मतलब ये एक पॉलिटिशियन और कॉरपोरेट के बीच में एक नेक्सस बन गया कि आप हमारे को पैसा दो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के बाद हम आपके लिए फेवरेबल पॉलिसीज लेके आएंगे और जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो हमको दिलाएंगे। जैसे ये गेमिंग कंपनी थी, उसका लॉटरी का बिजनेस है इंडिया में, पूरे ऑल अराउंड द इंडिया, तो उन्होंने वो सबसे ज़्यादा चंदा उन्होंने दिया इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, और जबकि उनके ऊपर ईडी की काफ़ी केसेस चल रहे हैं और काफ़ी स्टेट्स में उनके अगेंस्ट इंक्वायरी चली हुई है, उनके जो लॉटरी स्कैम चले हुए हैं उनसे रिलेटेड। दूसरा एक कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चंदा दिया, उनके बाद उनको मेजर प्रोजेक्ट्स मिल गए, जैसे कि जो बुलेट ट्रेन का मेट्रो स्टेशन बनना है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर मुंबई के अंदर, वो उनको मिल गया। उसके अलावा जैसे एक टनल बनाने का प्रोजेक्ट था जो एशिया की सबसे बड़ी टनल बन रही है जम्मू कश्मीर में, उसका प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी को मिल गया। कुछ वेदांता जैसी कंपनियों ने भी फंड किया जिनको बाद में मेजर प्रोजेक्ट्स मिले और उनके खिलाफ जो पहले ईडी के केस चल रहे हुए उनमें कुछ ज़्यादा आगे एक्शन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ये कॉर्पोरेट और ये जो पॉलिटिशियंस का नेक्सस था इसको ब्रेक करने में सुप्रीम कोर्ट और एडीआर ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद अब फिर से आप ट्रस्ट के थ्रू पैसा ले सकते हो या इंडिविजुअल या कंपनीज के थ्रू पैसा ले सकते हो, और 20,000 से ज़्यादा अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो पैसा किस इंडिविजुअल या किस कंपनी ने उनको दिया है। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स किए इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में, इनके पीछे जगदीप छोकर जी और उनका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम का जो एनजीओ है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ के अंदर। और ये इस टाइप के जगदीप छोकर टाइप के जो हीरोज़ हैं डेमोक्रेसी के, इनके कारण ही आज हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक सेटअप इतना मजबूत है कि अभी भी इंडिया के लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं और हर 5 साल में अपने डेमोक्रेटिक राइट का एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो एक पीसफुली किसी गवर्नमेंट को चेंज कर सकें। अभी एक इंपॉर्टेंट और चीज़ हुई है पिछले दिनों में, वो ये है कि अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी जी ने एक एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ करके बीजेपी को हेल्प करती है चुनाव जीतने में। अब उन्होंने इसके कई एग्जांपल्स दिए कि फेक वोटर्स बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, साथ में एक ही एड्रेस पे बहुत सारे वोटर्स को रजिस्टर किया जा रहा है। तो ये सारे जो उन्होंने रीजंस दिए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे इलेक्टोरल लॉ के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, और ये सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन की लेजिटिमेसी का सवाल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर इंडिया का हर आदमी ट्रस्ट करता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी, और जो हम वोट डाल रहे हैं वो हम उसी पार्टी को जाएगा जिसको हम डाल रहे हैं। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी तभी एक डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या तो राहुल गांधी जी के जो एलिगेशंस हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट काउंटर करे और उनको एक्सप्लेन करे पूरी पब्लिक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो राहुल गांधी जी के एलिगेशंस हैं वो क्यों स्टैंड नहीं करते हैं, या फिर उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस करे। बट ये एक्सक्यूज मत दे कि भाई आप एफिडेविट दो पहले रिटर्न में, तब जाके हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है इंडिया के लोगों के टुवर्ड्स, ना कि बीजेपी और कांग्रेस के टुवर्ड। तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभानी चाहिए, और जो पिछले टाइम में ईवीएम और इलेक्टोरल रोल को लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं लोगों के मन में और अपोजिशन पार्टी जो इसको क्वेश्चन कर रही हैं, ताकि वो खत्म हो सके। अगर इलेक्शन कमीशन बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराए और ये सारे जो क्वेश्चंस अपोजिशन और रूलिंग पार्टी जो उठा रही है इलेक्शन कमीशन के वर्किंग स्टाइल के ऊपर, ये सारे के सारे अगर वो फ्री एंड फेयरली आंसर करे तो इससे पब्लिक के अंदर एक ट्रस्ट गेन होगा, और जगदीप छोकर जी जैसे लोगों का जो इतने सालों का मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये जो डेमोक्रेसी है ये किसी लिबरल या कंजर्वेटिव की नहीं है, ना किसी बीजेपी और कांग्रेस की है। डेमोक्रेसी लोगों की है, और डेमोक्रेसी तब तक ही सर्वाइव करेगी जब तक इंस्टीट्यूशन सर्वाइव करेंगी। तो इलेक्शन कमीशन एक मेजर इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर डाउट उठ रहे हैं और जिसको इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ट्रस्ट बना रहे। वरना इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो एक मल्टीलिंगुअल भी है और मल्टी रिलीजियस भी है। ये डेमोक्रेसी एक ऐसा ग्लू है जो इंडिया को इकट्ठा रखे हुआ है। अगर ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी तो शायद इंडिया भी जो आज हम इंडिया को जानते हैं, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, वो शायद इतना बड़ा इंडिया नहीं रहेगा। थैंक यू।